नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं आपके लिए मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की आत्मकथा है, फिल्मी आत्मकथा पार्ट 2। सबसे पहले फिल्मी अनुभव मुझे 7-8 साल की उम्र में हुआ था। रावलपिंडी शहर में प्लेग का खतरा उठ खड़ा हुआ था। मेरी माँ ने घर में एक चूहा कूदता हुआ देखा। उसी दिन वो बच्चों को साथ लेकर भेरे रवाना हो गई, जो साहनियों की खानदानी जगह है। वहाँ साहनियों का अपना अलग मोहल्ला है, सेठियों का अलग और अन्य सभी खोकरैन और खत्री जातियों का अलग। ये कब और कैसे हुआ भगवान जाने। मेरी माँ ने हमें शारीरिक तौर पर तो सुरक्षित कर लिया, पर मानसिक रूप से बड़े भयानक खतरों में धकेल दिया। भेरा कहने को तो शहर था, पर वातावरण बिल्कुल गांव जैसा था। आजकल के ग्रामीण वातावरण का अंग्रेज़ों के समय के वातावरण से कोई मुकाबला नहीं है। बेशक उस समय चीज़ें सस्ती थीं, आर्थिक निश्चिंतता भी बहुत थी, पर पुलिस और अफसरी दहशत अपनी सीमा पार कर चुकी थी। मनुष्य के साथ केवल व्यवहार ही पशुओं वाला नहीं किया जाता था, बल्कि उसे पशु बना देने की, उसके अंदर से सारी सभ्यता और मनुष्यता खत्म करने की उस निज़ाम ने पूरी योजना बना रखी थी। हर प्रकार की बदचलनी, जहालत और जुल्म को शह दी जाती थी। शरीफों के लिए इज्जत से गुजारा करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। जो इस प्रवृत्ति का विरोध कर सकते थे, वो धन दौलत के लालच में रावलपिंडी और लाहौर जैसे बड़े शहरों को भाग जाने के मौके तलाश करते रहते थे। गिरावट का दौर दौरा दिन प्रतिदिन बुलंद होता जा रहा था। 1947 में पंजाबियों ने जिस पैशाचिकता का सबूत दिया, उसकी तैयारी की शुरुआत दूरदर्शी अंग्रेज सरकार ने तब से करनी शुरू कर दी थी। एक दिन हमारे स्कूल में ऐलान हुआ कि सब विद्यार्थियों को बाइस्कोप दिखलाने के लिए ले जाया जाएगा। वो मंडुआ हमारे घर के नज़दीक, लेकिन शहर से बाहर एक मैदान में कनातें लगाकर बनाया गया था। छत खुली थी, इसलिए शो रात को तारों के नीचे होते थे। पर्दे के साथ एक ऊंची मचान पर बुलारा खड़ा रहता था। फिल्में बोलती नहीं थीं, बनकर भी विलायत से आती थी। वो बुलारा इनकी कहानी साथ साथ बयान करता जाता। सारा स्कूल शो देखने जा रहा था, मास्टर और हेडमास्टर भी। हमारे देश में मास्टरों को ईश्वरीय फरिश्ते मानने और भेड़ों को भेड़िए का शिकार बना देने की परंपरा बहुत पुरानी है। माँ ने खुशी से मुझे और मेरे छोटे भाई को जाने की इजाज़त दे दी। स्कूल को शो आधी कीमत पर दिखाया जाता था। ये भी तो उसके अच्छा और फ़ायदेमंद होने का सबूत था। मैं 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस फिल्म की कहानी के बारे में अब बस इतना ही याद है कि वो जासूसी नहीं थी। जो बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है और हमेशा रहेगी, वो ये कि कई दृश्यों में हीरोइन प्यार करते करते एकदम नंगी हो जाती थी और बुलारा बोलता था, साहेब ख्याल रखें, ये नंगी नहीं है, अब इसने जादुई पोशाक पहन ली है, जिसकी मदद से ये कहीं भी जा सकती है। ये किसी को भी देख सकती है, पर इसको कोई भी नहीं देख सकता। मुमकिन है कि वो ठीक कहता हो। नग्न अवस्था में उस मेम का चेहरा तो सफ़ेद रहता था, पर सारा शरीर काला हो जाता था। या तो उसके नंगे शरीर का काला मेकअप कर दिया जाता होगा, या कोई मोज़े जैसी चिपटी पोशाक पहना देते होंगे। न तो हमारे हेडमास्टर और न ही उपस्थित लोगों में से किसी ने इस अश्लीलता का विरोध किया। औरतों को सिनेमा दिखाने का उस समय रिवाज नहीं था। यूं ही शोर मचाकर अपना मज़ा क्यों ख़राब कर दिया जाए। बुलारे ने कह जो दिया है कि वो नंगी नहीं है। बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं, उन्होंने अवश्य उसकी बात पर यकीन कर लिया होगा। इस तरह नैतिक चोट लगने की कोई संभावना न रही। फिर अपना मज़ा क्यों ख़राब किया जाए। मुमकिन है कि किसी व्यक्ति को उठकर विरोध करने का ख्याल आया हो, पर आसपास सभी को पाप का हिस्सेदार देखकर वो भी चुप रह गया हो। जैसे कि ब्लैक न करना चाहते हुए भी कई फिल्मी कलाकार ब्लैक करते हैं, या 100 मर्दों को एक एक बेसहारा बेटी बहन के साथ सरे बाजार भोग करते देखकर भी सन 47 के दिनों में लोग खामोश रहे थे। आसपास का वातावरण बड़ा बलवान होता है और पंजाबियों के लिए वो ख़ास तौर पर नैतिक पतन का कारण बना है। मुझे याद नहीं उस समय मेरे अंदर कोई काम भावना जागृत हुई थी या नहीं, पर जवानी के दिन बहुत दूर नहीं थे और बालिग होते ही उस औरत की नंगी छातियों के क्लोजअप मेरे लिए एकांत में वासनाओं का स्वाद लेने का साधन बन गए। इससे मेरी कितनी शारीरिक और मानसिक हानि हुई मैं कह नहीं सकता, पर लाभ कोई नहीं हुआ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ।
2-4 दिन बाद मैंने उससे भी गिरे हुए स्तर की फिल्म देखी। हमारा रसोइया मुझे साथ ले जाकर मंडुए की कनात के पिछवाड़े के एक वृक्ष पर चढ़ गया। क्योंकि टिकट के लिए पैसे नहीं थे, वृक्ष कनात से दूर था, पर पर्दे पर चलती हुई तस्वीरें हमें अच्छी तरह दिखाई दे रही थीं। शो शुरू होने के साथ ही पहले दृश्य में एक औरत और मर्द कुत्तों जैसी निर्लज्जता के साथ हूबहू उसी तरह भोग में जुट गए। मेरे लिए ये बड़ा ही भयानक दृश्य था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो क्या कर रहे हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख उठा और नौकर को, जो मुझसे ऊपर वाली शाख पर चढ़ा हुआ था, पैर से पकड़कर नीचे खींचने लगा। पहले ही उसने मुझे चुप रहने के लिए डांटा, पर जब मैं किसी तरह भी चुप न हुआ तो वो नीचे उतरने पर मजबूर हो गया। उस समय उस दृश्य के साथ मुझे केवल घृणा हुई थी, पर ज्यों-ज्यों मैं बालिग होने लगा, घृणा में आकर्षण का भी मिश्रण होता गया। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने क्यों रसोइयों का मज़ा बिगाड़ा था। जाने कितने अरसे बाद बेचारे को ज़िंदगी में कोई मज़ा मिला था। ये थी फिल्मों के साथ मेरी सबसे पहली जान पहचान। अगर इसके बाद मैंने और फिल्में ना भी देखी होती तो भी मैं कह सकता हूँ कि स्त्री को पुरुष की केवल काम वासना पूर्ति के पदार्थ के रूप में देखने की शिक्षा मुझे बड़ी प्रबलता के साथ दी जा चुकी थी। आज के ज़माने में गाँव में इस दिलेरी के साथ नग्न फिल्में, जो गैरकानूनी तौर पर गुप्त रूप से बाहर के देशों से मंगवाई जाती हैं, दिखाना संभव नहीं है। पर अन्य कई तरीक़ों से आज गांव के सरल और निर्दोष लोगों को शहरी पैशाचिकता का शिकार बनाकर भ्रष्ट किया जाता है। इसका मूल कारण यही है कि शिक्षित वर्ग गांव के प्रति उदासीन रहने की उस नीति पर अमल कर रहा है जिसे अंग्रेज़ ने शुरू किया था। अगर शहरों के अच्छे विचारों वाले लोग गाँव के साथ अपना मेल मिलाप कायम रखें तो बदमाश शहरी वर्ग को निडर होकर गाँव में शरारत करने की छूट ना मिले। इस तरह शायद हम अपने सुंदर लोक नृत्य और लोकगीत भी नष्ट होने से बचा सकें। लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ भला कौन सुनता है। इसके बाद मैंने कई वर्षों तक कोई और फिल्म नहीं देखी। रावलपिंडी शहर में तब कोई सिनेमा नहीं था, ज़्यादा रिवाज थिएटरों का था। मेरे स्कूल के साथी उन थिएटरों के बड़े दिलचस्प किस्से सुनाते थे, पर मेरे पिताजी कट्टर आर्य समाजी थे और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे जीवन का वो एक बड़ा धार्मिक युग था। मुझे सपने भी ईश्वर और परमात्मा के आते थे। एक सपने में मैंने भगवान को पूर्वियों जैसी दुपल्ली टोपी पहने अपने मकान की सीढ़ियों में बैठे हुए देखा था। जब मैं 10वीं जमात में हुआ तो रूपर्ट ऑफ हेंड्सा नाम का एक अंग्रेजी उपन्यास हमारे कोर्स में लगा। अचानक एक दिन खबर उड़ी कि सारी कक्षा मास्टरों और हेडमास्टरों समेत शहर में रोज़ नामक पहला सिनेमा खुलने के समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं और फिल्म भी रूपर्ट ऑफ हेंड्सा दिखाई जाएगी, जो हमारे कोर्स की किताब थी। कितने चालाक होते हैं सरमाएदार। मेरे पिताजी टहलते हुए कितनी देर सोच में डूबे रहे कि मुझे जाने की इजाज़त दें या नहीं। नया ज़माना उनकी चेतना के दरवाज़ों पर धक्के मार रहा था, दरवाज़ा खोलें या नहीं। फैसला करने में वो असमर्थ थे। आखिर उन्होंने हेडमास्टर को घर बुलाकर पूछा। मैं भी अपनी किस्मत का फैसला जानने के लिए दोनों बुज़ुर्गों के वार्तालाप सुनने लगा। हेडमास्टर ने कहा, इतने पुराने विचारों वाले न बनिए लाला जी। फिल्में केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाई जाती, ये तो एक आर्ट है, उनमें से शिक्षा भी मिलती है। ये फिल्म तो स्कूल की टेक्स्ट बुक के आधार पर बनाई गई है, इससे चरित्र को क्या नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए टिकट आधा कर दिया गया है। शहर के सब स्कूलों के इसी जमात के लड़के जा रहे हैं। नुकसान इसमें न जाने से हो सकता है, जाने से नहीं। पिताजी ने इजाज़त दे दी। ऐसा समारोह किसी ने नहीं देखा था जो इस दिन रोज़ सिनेमा में उद्घाटन पर हुआ। अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर और कई राय साहब और खान साहब भी पधारे थे। सिनेमा के उद्घाटन के लिए और क्या चाहिए था। फिल्म का हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि जो कहानी पर्दे पर देखी वो उपन्यास की कहानी से बहुत अलग थी। हाँ, एक बात ने ज़रूर प्रभावित किया कि एक ही शक्ल के दो आदमी बार बार हीरोइन को चुम्बन लेते थे। ये बात हेडमास्टर साहब को ज़रूर आपत्तिजनक लगी होगी। पिताजी की तरह वो भी कट्टर आर्य समाजी थे और उपन्यास में चुंबनों का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद जब भी कोई फिल्म देखनी होती, पिताजी को ये कहकर राज़ी किया जाता कि वो एक ऊंचे दर्जे के नैतिक उपन्यास पर आधारित है। इजाज़त न मिले तो धीरे धीरे चोरी से जाने का हौसला भी होने लगा। रोज़ सिनेमा शहर के अंदर था। उसके बाद वहाँ आमतौर पर हिंदुस्तानी फिल्में दिखाई जाने लगीं। कभी कभी अंग्रेज़ी एल्मो लिंकन के सीरियल भी आते थे।
दो हिंदुस्तानी फिल्मों का मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा। एक थी हीर रांझा। उसमें कहानी के पात्रों ने उतना नहीं जितना पेड़ के नीचे बैठकर नगाड़े बजा बजा कर गाँव में एकत्रित लोगों को हीर सुनाने वाले किस्सा गो ने मुझे प्रभावित किया था। मौन फिल्म थी, पर किस्सा गो का जादुई संगीत था जिसे याद करके बार बार मेरी आह निकल जाती थी। एक और फिल्म थी अनारकली। उसमें सुलोचना की अपूर्व सुंदरता का मुझ पर काफ़ी असर हुआ। अंतिम दृश्य में अनारकली का सारा शरीर ईंटों में चिना जा चुका है, केवल चेहरा खुला रह गया है। ईंटों से घिरा बहुत ही मासूम, सुंदर और निर्दोष चेहरा। अकबर आखिरी ईंट लगाने का हुक्म सुनाने से पहले कितनी देर सोच में डूबा टहलता रहता है। आखिर वो मुंह फेर कर हाथ के इशारे से हुक्म दे ही देता है। अनारकली के चेहरे को ईंट गारे के साथ पोत दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म दुनिया में और क्या हो सकता था। मैं कितनी ही रातें सो नहीं सका। गर्मियों के दिन थे, हम ऊपर छत पर सोया करते थे। सारी सारी रात मेरे दिल में चीखें उठती रहती। अनारकली की सुंदरता अविस्मरणीय थी। वो केवल पर्दे पर खेलने वाली परछाई नहीं थी, वो मेरे दिल की गहराइयों में उतरने वाली एक सच्चाई थी, मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा। बेचारी को किस बेदर्दी के साथ मार दिया गया था। मैं इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि सुलोचना के चेहरे पर सचमुच ईंट नहीं रखी गई थी, बल्कि वो एक सिनेमा ट्रिक थी। अगर उस समय मुझे कोई वो ट्रिक समझाने लगता तो शायद मैं उसके मुंह पर चांटा मार देता। मेरे लिए अनारकली सचमुच मर गई थी, सुलोचना मर गई थी और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। लेकिन सुलोचना आज भी जीवित हैं और कई फिल्मों में मेरे साथ काम कर चुकी हैं। जब भी मैं उन्हें अपने उस अल्हड़पन की उम्र के पागलपन के बारे में बताता हूँ तो वो हंस देती हैं। आज मैं खुद फिल्म स्टार हूँ और उनके हंस देने का कारण पूरी तरह समझता हूँ, पर फिर भी जी चाहता है कि किसी न किसी तरह उन्हें समझा सकूं कि मेरा वो पागलपन मजाक नहीं था, वो मेरे जीवन का सचमुच पहला प्यार था। हकीकत की शूटिंग के लिए हम जीपों में कश्मीर से लद्दाख जा रहे हैं। एक रात द्रास नाम के स्थान पर पड़ाव किया गया। फौज के कर्नल ने हमें सम्मान सहित मेस की इमारत में ठहराया। यूनिट के सारे फौजी अफसर बड़े चाव से हमसे मिलने आए। हमारे साथ धर्मेंद्र थे और प्रिया और इंद्राणी मुखर्जी जैसी सुंदर अभिनेत्रियां थीं। बातों के दौरान अधेड़ कर्नल की नज़र एक कोने में पिछड़ कर बैठी सुलोचना की तरफ चली गई। वो उन पर से नज़रें नहीं हटा सका। धीरे धीरे उस चेहरे ने उसकी यादों के पुराने चिन्ह उभारने शुरू किए और फिर उसने उन्हें पहचान लिया, अपनी जवानी के दिनों की प्रिय अभिनेत्री को। तब उसकी जो दशा हुई वो बयान नहीं की जा सकती। उस शाम हम बाकी के सब कलाकार केवल शून्य बनकर रह गए। सुलोचना कुछ क्षणों के लिए फिर उस पुराने सिंहासन पर विराजमान हुई जहाँ से उतरे हुए उसे लंबा अरसा हो चुका था। 50 वर्ष की आयु के उस कर्नल पर वही उन्माद था जिसका मैं 14 साल की उम्र में शिकार हुआ था। जो विद्वान फिल्मों का नाम सुनते ही उपेक्षा से नागभौं सिकोड़ लेते हैं, उन्हें सिनेमा के व्यापक स्तर पर होने वाले प्रभावों पर संजीदगी से गौर करना चाहिए।